गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस में जो लेसन चल रहा था अपना तीसरा धातु एवं अधातु, जिसमें अपन ने धातु एवं अधातु की क्रिया कल अपन ने शुरुआत की थी कि धातु और अधातु में आपस में क्रिया कैसे होती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, कैसे सोडियम और क्लोराइड के बीच, सोडियम धातु और क्लोराइड अधातु के बीच क्या होती है, क्रिया होती है। उसको अच्छे से समझा अपन ने इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार। उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो एग्जाम्पल लेते हैं अपन मैग्नीशियम क्लोराइड निर्माण का, जो अपन ने, मैंने आपको बोला था कि आपको घर पे ट्राई करना। उम्मीद करता हूं जो आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, और जिसने भी ट्राई किया है वो देखें, अपना मिलाए कैसे वो, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वेट देखिए एग्जाम्पल जो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते कैसे, मैग्नीशियम Cl2, ठीक है, एक मैग्नीशियम से दो क्लोरीन के तत्व जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें। अब पहले मैग्नीशियम की चर्चा करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, ठीक है। सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक है 12, ठीक है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, तो इसके पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने भरे जा सकते हैं, 8 और 2 10 तो हो गए, पीछे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं अपन क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन की हम जानते हैं, क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, 17 परमाणु क्रमांक पे, 17 नंबर परमाणु क्रमांक पे आता है, ठीक है। तो क्लोरीन के पहले कक्ष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 7 होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम क्या कहता है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, तो यहां पर मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम करेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा, इसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। बाह्यतम कोष में इसके 2 है इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोष में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के पूरा जो बाह्यतम कोष है उसको हटा दे, फिर आखिरी जो दूसरा बाह्यतम कोष बचेगा उनका, उसमें 8 होंगे, ठीक है। तो ये स्थायी हो जाएगा। अब क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे रहता है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना लेता है 2, 8, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोष में 8 है, अब इसको ना तो कोई ग्रहण करने की जरूरत है, ना ही कोई त्यागने की जरूरत है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो एक ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोष में 8 कर ले या फिर 7 के 7 त्याग ले, ठीक है। तो इसके पास ऑप्शन बेटर कौन सा है, 7 त्यागना या 1 ग्रहण करना। 1 ग्रहण करना आसान होगा, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है और बनाता है Cl माइनस, और इसके पीछे वर्ग, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके बाह्यतम कोष में 8 होता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, अब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने त्यागे, ठीक है, और इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेकर अपने 8 पूरा कर देता है,
ठीक है, और उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास बचेगा, उसका वो क्या करेगा, तो एक क्लोरीन परमाणु ये सोचता है कि भाई एक क्लोरीन परमाणु के साथ और अपने साथ ले लूं मैं, ठीक है। तो दूसरा जो क्लोरीन परमाणु होता है, ठीक है, जिसके बाह्यतम कोश में 7 प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाते हैं और बनाता क्या है, Cl-। अब इन दोनों की आपस में क्रिया होती है, कैसे होती है इधर देखिए, ये बनाता है मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम धनायन, ठीक है। ये दोनों है क्लोरीन ऋणायन, ये है अपना क्लोरीन ऋणायन, इस प्रकार से ही बनाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, ठीक है, जबकि उसकी क्रिया क्लोरीन से होती है, ठीक है। क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देके क्या कर देता है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देता है, ठीक है। तो इसका भी बाह्यतम कोश पूरा, लेकिन इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये दूसरे क्लोरीन से क्रिया करता है, एक क्लोरीन को और बुला लेता है, तेरी जरूरत तो मैं पूरी कर सकता हूं, एक की तो मैंने कर दी, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो मेरे अभी किसी काम का नहीं है, ये मेरे साथ होते हुए मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है, इस टाइम नहीं रह सकता, मैं इधर उधर घूमता रहूंगा, इसलिए तू ये इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। अब देखते हैं, ठीक है, इसके पास थे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही त्याग दे, तो अब इसका ये हो गया स्थायित्व, क्योंकि इसके अब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो त्याग कर इसके बाह्यतम कोश में अपने कोश को खत्म करके ये 8 को इलेक्ट्रॉन वाला स्थायी कोश बना लिया। इसके पास बाह्यतम कोश में 7 थे, एक इसने ग्रहण कर लिया, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 8 हो गए, इसके भी पास 7 थे, एक मैग्नीशियम द्वारा दिया गया ग्रहण कर लिया, इसके भी हो गए 8, ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं आपस में क्रिया करके इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्रिया करके आपस में बना देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसीलिए Mg के साथ Cl2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह कईयों में हम देखते हैं क्लोरीन 3 भी होता है, जैसे SO4 होता है, SO4 क्यों है भाई, ठीक है, वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो कई सारी चीजें अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम बनाने का जो एग्जाम्पल था, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। आगे अब ये जो देखिए खास बात, आगे वाला जो टॉपिक है उसको अपन इससे कनेक्ट करते हैं, जब मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणायन बनाता है, ठीक है। अब ये भी एक आयन बन रहा है और ये भी एक आयन बन रहा है, तो ये तो थे तत्व, ठीक है, लेकिन यहाँ तत्वों की क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ क्रिया हो रही है किसकी, आयनों की। ये पहले त्यागेगा तो Mg+ बनेगा, ये ग्रहण करेगा Cl-, फिर Mg+ और Cl- क्या करेंगे, आपस में क्रिया करते हैं, अर्थात यहाँ पर धनायन और ऋणायन की क्रिया होती है, अर्थात धातु में क्या होता है, अधातु या 2 तत्वों के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, या धनायन व ऋणायन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं, आयन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं, उन्हें अपन आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं, पहले एक बार आप इसका ये स्क्रीनशॉट लें, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण।
देखिए आगे है हमारे आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक का कोई टॉपिक नहीं है अपने बुक में, लेकिन छोटी सी बात दे रखी है तो इसको अपन टॉपिक की तरह बना के चलते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या होते हैं देखिए। दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को अपन क्या करते हैं, धातु अधातु लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड एक मैग्नीशियम धातु थी, क्लोराइड अधातु थी, तो अपन ये भी कह सकते हैं धातु एवं अधातु के बीच, पर धातु एवं अधातु के बीच जरूरी नहीं है ना। मैग्नीशियम सॉरी, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बने यौगिकों को दो तत्वों या अपन कह ले परमाणु या धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक या अपन कह सकते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक, क्योंकि एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, दोनों के बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है, वैद्युत आकर्षण, इसलिए इनको वैद्युत संयोजक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, इनको वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या अपन कह सकते हैं आदान प्रदान से बने यौगिकों को भी क्या कहते हैं, हाँ आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण क्या क्या है, क्या खासियत है भाई इनमें, वो देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिकों के गुण क्या क्या है वो देखते हैं अच्छे से। तो देखिए आयनिक यौगिकों के क्या गुण हैं। पहला तो गुण यही है कि ये ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, पहला गुण है ये ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, साथ में थोड़े बहुत भंगुर भी होते हैं, लेकिन इतने कठोर नहीं होते कि अपन किसी इस पर मारे तो ये टूटे ना। ठीक है, तो भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं तथा दाब लगाने पर, दाब डालने पर टूट जाते हैं। अगर किसी अपन हथौड़े से उनको मारेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का दाब लगाएंगे तो वो टूट जाते हैं, ये भंगुर होते हैं। ये भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं तथा टूट भी सकते हैं। ये मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल या बंध के कारण इनके गलनांक प्रकोष्ठांक बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, इनके जो आयनों के बीच, जब धनायन एक ऋणायन होता है, ठीक है, तो इनके आयनों के बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल, ठीक है, होने के कारण क्या होता है, इनका गलनांक होता है, इनको गलाना और वाष्प में बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही अधिक दाब देना पड़ता है। ठीक है, इनके
परमाणुओं के मध्य, इनके परमाणुओं के मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, अंतर आयनिक आकर्षण बल बंद होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अर्थात इनको ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने और द्रव को वाष्प में बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा ताप देने की आवश्यकता होती है। ये जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होते हैं। ये जल में तो घुल जाते हैं, पानी में आराम से घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन में अपन इसको भिगोएंगे, पेट्रोल में भिगो के रखेंगे तो ये घुलेंगे नहीं, अविलेय। ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील या अपन कह सकते हैं अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। पेट्रोल केरोसिन में ये नहीं घुलते हैं, ठीक है। ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, आयनिक जो यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, तब ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में ये मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन गलित अवस्थाओं में करते हैं। लेकिन गलित अवस्थाओं में जब इनको गोल दिया जाता है तब ये करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, ठीक है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में तो ये विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं, क्या कारण क्या है? ठोस अवस्था में करते हैं, गलित अवस्था में नहीं करते हैं, क्यों? ठोस अवस्था में ये मजबूत आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको बोलते हैं इनके आयन अलग अलग हो जाते हैं, सारे धनायन अलग हो जाते हैं, ऋणायन अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके विपरीत आवेशों वाले जो आयनों के मध्य आकर्षण बल ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इनके जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन होता है, ये बहुत ही मजबूत मन से आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही ये गिरते हैं तो ऊष्मा गलाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने के लिए, ऊष्मा देने से क्या होता है, इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। कमजोर पड़ने से इनके बीच का बंध टूट जाता है, धनायन अलग हो जाता है, ऋणायन अलग हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए वो फिर धनायन प्लस की तरफ, ऋणायन माइनस की तरफ जाने, सॉरी धनायन माइनस की तरफ और ऋणायन प्लस की तरफ जाने लगते हैं, ठीक। करते हैं क्योंकि
क्योंकि गलित अवस्था में, क्योंकि इनके विपरीत आवेशों वाले, क्योंकि इनके विपरीत आवेशों वाले, क्योंकि इनके विपरीत आवेशों वाले आयनों के मध्य, आयनों के मध्य आकर्षण बल ऊष्मा देने से कमजोर पड़ जाता है तथा आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं। आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लग जाते हैं, लेकिन जब ठोस अवस्था में होते हैं, मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले आप इसका आयनिक यौगिकों के बारे में, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, जो अपन ने गुण देखा है ना, लास्ट वाला 5वां सवाल, इस पे ऐसे बनते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में विद्युत का चालन कैसे करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, कारण बताओ। तो कारण बताओ, तो ये कारण हमें बताना पड़ेगा। 2 नंबर का सवाल ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमें कारण के रूप में ये लिखना है कि भाई ठोस अवस्था में जो इनके परमाणुओं के मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है, लेकिन गलित अवस्था में इनका बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर पड़ जाता है तथा आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिससे ये विद्युत का चालन करता है। ये इस प्रकार से। अब ये आयनिक यौगिकों की बात होगी। अब अपन पढ़ते हैं धातुओं की हमें प्राप्ति कहां से होती है, हमें धातु कहां से प्राप्त होते हैं। तो देखिए धातुओं की प्राप्ति, अब ये सोडियम, मैग्नीशियम, इतने धातु हमने पढ़े हैं, जिंक, ठीक है। ये धातु हमें प्राप्त कहां से होते हैं, ठीक है। तो धातुओं की प्राप्ति हमें ये धातु कहां से मिलते हैं, तो ये पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है, ये धातुओं का मुख्य स्रोत है। मुख्य रूप से हमें जो धातुएं कहां से प्राप्त होती हैं, पृथ्वी, जमीन, भूमि की जो ऊपर वाली परत होती है उसमें से, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। धातुओं की प्राप्ति का क्या है, ये मुख्य एक स्रोत है, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर, पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत होती है, वहां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं उन्हें अपन खनिज कहते हैं, ठीक है। नोट बना के लिखना, के क्या बना के लिखना है, ठीक है, नोट। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों
या यौगिकों को पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत होती है, भूपर्पटी, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब खनिजों में अगर कोई विशेष धातु, ये खनिज के साथ अब कई सारी अशुद्धियां, कई सारे धातु हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक साथ प्राप्त होते हैं। तो अगर किसी खनिज में कोई विशेष धातु पाई जाती है, ठीक है, खनिजों के भी फिर खनिज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के, कुछ लोहे के खनिज, जिंक के खनिज, एल्यूमिनियम के खनिज अलग अलग होते हैं। तो अगर खनिजों में कोई विशेष धातु पाई जाती है, कोई विशेष धातु काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है, जिसे जो हमारे लिए लाभकारी हो, ऐसे नहीं कोई भी धातु उठा ले जो बहुत अधिक मात्रा में, वो हमारे लिए कुछ काम की ही नहीं है। तो खनिजों में कोई विशेष धातु पाई जाती हैं, काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो जिसे निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, खनिजों में कोई विशेष धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे निकालना लाभकारी हो, उसे, ऐसे खनिज को अपन क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। इन खनिजों को अपन क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये तो धातुओं की प्राप्ति की कुछ चीजें हो गई, हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, एक नंबर का सवाल अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, अब धातुओं का निष्कर्षण। अब इन अयस्कों में कई सारी चीजें, एक धातु तो पाई जाती है, उसके साथ कई अनेक धातुएं भी पाई जाती है, दूसरे प्रकार की धातुएं, कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती है। तो उन चीजों, इन अयस्क में से जो मुख्य धातु, लाभकारी धातु, सिर्फ उसको निकालना, उसको उन अयस्क में से अलग करना निष्कर्षण कहलाता है। ठीक, तो धातुओं का निष्कर्षण अगला जो अपना टॉपिक है, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? देखें, धातुओं का निष्कर्षण, कुछ धातुएं देखो जमीन पर, भूपर्पटी में, पृथ्वी के ऊपर की परत होती है, उसमें स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, तथा कुछ अपने यौगिकों के रूप में विलय होती है या मिलती हैं। कुछ एक तो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, जिसको अपन डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी होती है जो अपने यौगिकों के साथ मिलकर पाई जाती है, और उन यौगिकों की, इन धातुओं के साथ जुड़े हुए जो अन्य यौगिक होते हैं, अन्य तत्व होते हैं, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो उन तत्वों से हमारे काम की धातु को अलग करना पड़ता है, उस अलग करने को हम निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, निष्कर्षण कहते हैं। तो देखिए, कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, तथा कुछ धातुएं
यौगिकों, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है, रूप में मिलती है, ठीक है, रूप में मिलती है, ठीक है। धातुओं को, अयस्क में धातुओं को उनकी यौगिकों से अलग करना, ठीक है, तथा शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करना, अर्थात अयस्क से किसी धातु को उसके शुद्ध रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन धातु का निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है। किसी अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं, धातु निष्कर्षण कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु निष्कर्षण। देखेंगे फिर सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे वाले, अपन ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, जिसमें जो सबसे नीचे वाले धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, वो किसी से क्रिया नहीं करती, ठीक है, जबकि ये स्वतंत्रता में पाई जाती है, वो किसी से क्रिया ही नहीं करती है तो किसी के साथ रहती भी नहीं है, किसी से क्रिया करके यौगिक भी नहीं बनाती, वो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, कॉपर, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये क्या होती है? हमें स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। जमीन से अगर अपनी ये निकलती है तो बिल्कुल शुद्ध सोने के रूप में निकलती है, इसके साथ कोई प्रकार की अशुद्धि या दूसरा जो होता है, दूसरा कोई प्रकार का तत्व धातु नहीं होती है, ठीक है। देखिए पोटेशियम, सोडियम, इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती हैं? ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं, और बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है तो किसी ना किसी के साथ क्रिया कर लेती है, इसको फ्री छोड़ते ही किसी ना किसी के साथ क्रिया कर लेती है, तो ये यौगिकों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम अत्यधिक
क्रियाशील होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक है, अतः ये स्वतंत्र नहीं पाई जाती है। अगर जमीन से इन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को निकाला जाएगा तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है, इनके साथ कोई ना कोई और प्रकार की धातु या अधातु जरूर होगी। अब देखिए नोट, जो ऑक्सीजन है अत्यधिक क्रियाशील है, ऑक्सीजन अत्यधिक अभिक्रियाशील व पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण धातुओं के अयस्क में ऑक्साइड के रूप में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील तथा पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण, मात्रा में पाए जाने के कारण कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड के रूप में होते हैं। कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड के रूप में होते हैं। कई धातुओं के जो अयस्क होते हैं वो बिल्कुल ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब हम जमीन से ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। अब अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पहला है निम्न अभिक्रियाशील, पहली है निम्न या तो कम अभिक्रिया करती है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है। दूसरी है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरी है उच्च अभिक्रियाशील धातु। स्क्रीनशॉट ले आप। तो ये थी हमारे आज की क्लास। धातुओं को 3 भागों में बांटा है क्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर। कुछ निम्न कम अभिक्रिया करती है, कुछ मध्यम ठीक है ठीक ठाक अभिक्रिया करती है, कुछ उच्च बहुत ही तेज अभिक्रिया करती है, किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। तो आज अपन ने मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है, आयनिक यौगिक कैसे बनता है, आयनिक यौगिकों के गुण क्या है, फिर धातुओं की हमें प्राप्ति कैसे होती है, खनिज अयस्क जैसी महत्वपूर्ण क्या जानकारी हमने प्राप्त की, परिभाषाएं देखी, फिर धातुओं के निष्कर्षण के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब धातुओं का शुद्ध रूप में निष्कर्षण, धातु अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, वो अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद समझ में आया होगा जो भी पढ़ा है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।